आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको दोहराया होगा, अपने दिमाग में रखा होगा। तो आज हम लोग उसी में अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वर्ण विचार। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसका कोई सार्थक खंड न किया जा सके वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण को क्या किस नाम से और जानते हैं? अक्षर के नाम से जानते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जिसको बोलने पर को उसके टुकड़े ना किए जा सकते, यानी सार्थक खंड, यानी कोई सही टुकड़ा नहीं, खंड माने टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वर्ण ध्वनि चिन्ह भी कहलाते हैं। वर्ण ध्वनि चिन्ह भी कहलाते हैं। भाषा में हम वाक्यों को शब्दों में विभाजित कर सकते हैं, यानी भाषा में जो वाक्य होते हैं उसको हम किस में बांटते हैं? शब्दों में बांटते हैं, तथा शब्दों को ध्वनियों में और शब्दों को किस में बांटते हैं? ध्वनियों में। किंतु ध्वनियों का कोई विभाजन नहीं हो सकता, यानी हम भाषा को जो भाषा में वाक्य होते हैं उसको शब्दों में तोड़ देते हैं, शब्दों को ध्वनियों में तोड़ देते हैं, लेकिन ध्वनियों को हम नहीं तोड़ सकते। वही हमारा क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है या वर्ण कहलाता है, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे गाय एक जानवर है, ये क्या हो गया? आपका एक वाक्य है। इस वाक्य में 4 शब्द है। कौन? गाय एक जानवर है, 1 2 3 4 चार शब्द हुए। इन शब्दों को हम पुनः वर्णों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गाय, ग जो हलंत होता है वो आधा उसका कहलाता है ग प्लस आ, क्या हो गया? गा, य प्लस अ, यानी अ इसमें जुड़ा हुआ है, है ना? गाय, 1 2 3 4 अक्षर या वर्णों में इसको हम लोगों ने बांट दिया। वैसे एक है ए प्लस क प्लस अ, यानी ए क अ, क, ठीक है। फिर जानवर, ज प्लस आ, जा, आ रहा है ना, जा आ रहा है, न आ रहा है, व आ रहा है, आ रहा है, इसमें अ छुपा हुआ है, तो इसको हम लोगों ने किस में तोड़ दिया? वर्ण में तोड़ रहे हैं। ये शब्द है। फिर है, ह प्लस ए, है, तोड़ दिया, ये शब्द है। ये क्या है? वर्ण है, अक्षर है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? देखिए आगे। अतः वर्ण की 3 विशेषताएं होती हैं, यानी 3 खासियत होती है। इसमें विशेषताएं होती है, गुण होती है, खासियत होती है। क्या होती है? यह भाषा की सबसे छोटी और लिखित इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी और लिखित इकाई है, यानी सबसे छोटी और लिखित इकाई। ठीक है। इसके और सार्थक खंड नहीं हो सकते, यानी इसके और भी सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। किसके? वर्ण के। तीसरा है, इसके मेल से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे ये सारे टुकड़े हैं, इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है, वही बात कह रहे हैं आप। ठीक है, ये हुआ हमारा वर्ण विचार। अगला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला है। आइए पढ़ते हैं वर्णमाला में। कह रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमिक समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। यानी कोई भी भाषा हो तो उसकी जो व्यवस्थित रूप होती है, यानी सही जो ढंग होता है, जो क्रमिक होता है, यानी क्रम वाइज होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, उसी समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी शब्द हो इधर उधर लिख दो, नहीं, जो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, जो ऐसे समूह होते हैं उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर
और व्यंजन। तो स्वर किसे, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने प्रकार के, इसको माइंड में रखिए आप लोग कि 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, दिया है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यानी ये हमारा क्या है, स्वर है, यानी वावेल्स हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, इंग्लिश में लेकिन 5 होते हैं वावेल्स, और हिंदी में जो वावेल्स है यानी स्वर होता है वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 होता है। ठीक है, ये हमारे क्या है, वावेल्स यानी स्वर हैं। व्यंजन, व्यंजन देखते हैं, व्यंजन देखते हैं यानी कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। ठीक है, श, स, ह, यानी यानी क से अंग तक क वर्ग हो गए, च से इया तक च वर्ग हो गए, ट से अण तक ट वर्ग हो गए, ये सारे वर्ग में बट गया है। तो जो क से लगाए म तक होते हैं वो वर्गों में आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 जो लाइन है वो एक वर्ग में आएगी। ये जो शुरुआती है वो उसी वर्ग बन जाता है उसी से। फिर है य, र, ल, व, ये आपका क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। और ये जो है श, श, स, ह, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आगे चल के जब तक आप लोग कंपटीशन एग्जाम वेट करेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन सामने आते रहते हैं। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो क से लेके म तक होता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन, यहाँ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी व्यंजन है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और य, र, ल, व, श, य, र, ल, व कहलाता है अंतस्थ व्यंजन। श, श, स, ह कहलाता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब अगला देखिए, इसके इनके अलावा वर्णमाला में अतिरिक्त व्यंजनों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी इसके अलावा यानी व्यंजनों में और भी वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे ड और ढ, ये दोनों हैं, जिसके नीचे बिंदी है, इसके नीचे बिंदी है, ये दोनों का भी प्रयोग होता है किसमें, इस वर्णमाला में। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये क्या है आपका संयुक्त व्यंजन है। इसमें क्या होता है, देखिए कैसे मिला हुआ, छ दिया, छ बराबर क धन श, तो यानी छ किससे बना हुआ है, क और श से मिलकर छ बना हुआ है, तो ये कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। त्र, त, धन र, त्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ किससे बना है, ग प्लस य, यानी ज्ञ, यानी ये भी संयुक्त व्यंजन है। श्र प्लस स, श प्लस र, तो क्या बना है, श्र बना, ये भी क्या संयुक्त व्यंजन है। इसको माइंड में रखे रहिएगा कि कैसे ये बना है। ठीक है, ये 4 हैं संयुक्त व्यंजन। अब आइए आयोगवाह, यानी आयोगवाह किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजनों के अलावा वर्णमाला में प्रयुक्त उन वर्णों को जो न तो स्वरों की तरह स्वतंत्र होते हैं और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं। जैसे ऐसे वर्ण जो तो न स्वर की तरह स्वतंत्र यानी आज़ाद होते हैं और ना ही व्यंजन की तरह पूरे होते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, ना ही वो पूरे स्वतंत्र होते हैं स्वर की तरह और ना ही व्यंजन की तरह पूरे होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आयोगवाह कहलाते हैं। सिंपल सी बात समझिए। अब देखिए इसमें क्या है, अनुस्वार, क्या है, अनुस्वार है। अनुस्वार किसे कहते हैं, जैसे अ के ऊपर जो बिंदी होती है उसी बिंदी को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार। जैसे संसार, गंदा, ऊपर बिंदी लगी हुई है ना, ये अनुस्वार के चिन्ह है। कौन से, अनुस्वार के चिन्ह। यानी किसी भी शब्द में जैसे रंग, भंग,
इसमें भी अनुस्वार है जो ये बिंदी कहलाती है। ठीक है, फिर है अनुनासिक या चंद्र बिंदु, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। अनुनासिक या चंद्र बिंदु किसे कहते हैं? जो चांद की तरह बनता है उस पर बिंदी लगी रहती है, उसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे चांद, हंसी और भी जो शब्द बनते हैं जिसमें चांद की तरह बिंदी बना होता है वो अनुनासिक कहलाता है या चंद्र बिंदु। ठीक है, फिर है विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? जो डबल बिंदी होती है, कोई भी शब्द हो, कोई भी अक्षर हो, उसके बाद जो डबल बिंदी लगी होती है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, अतः, दुख होता है ना, वो जो शब्द के बगल में दो बिंदी लगी रहती है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? आइए अगला देखते हैं। अगला दिया है स्वरों के भेद। क्या दिया है? स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुप्त स्वर। ये 3 स्वर हैं, तीनों को माइंड में रखिएगा। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर, यानी जिसको बोलने में कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री, यानी छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री बोलने में सबसे कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? मूल स्वर। ठीक है, कम समय लग रहा है, जैसे अ, ई, उ, री, कम समय लगा। फिर दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे यथा माने जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सारा बड़ा हुआ है। जैसे आप स्वर जब पढ़ते हैं उसमें आ बड़ा है, ई भी बड़ी है, उ भी बड़ा है, ए छोटा है, ए दोनों है, ओ, औ, यानी दोनों में ज़्यादा 2 गुना समय लग रहा है, तो ये हमारा कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। कौन स्वर? संधि स्वर भी कहते हैं। किस स्वर को? दीर्घ स्वर को। क्योंकि ये सभी एक से अधिक स्वरों के योग से बनते हैं। क्योंकि ये एक से ज़्यादा स्वर इसमें मिले हुए हैं, इसलिए ये बना। जैसे आ में अ मिला है, ई में ए मिला है, यानी स्वर मिलके ही ये बड़ा बना है। इसलिए ये कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है या संधि स्वर है। ठीक है, फिर है पुलुप्त स्वर, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वरों की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है। यानी इसमें कितना समय लगता है? 3 गुना। दीर्घ में कितना लगता है? 2 गुना। और ह्रस्व में कितना लगता है? कम, सबसे कम जिसके समय लगता है, जो इसमें 3 गुना समय लगता है, उसे पुलुप्त स्वर कहते हैं। किसी स्वर को यदि देर तक बोलना हो अथवा किसी व्यक्ति को दूर से बुलाना हो तो पुलुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। यानी देर तक बोलना हो, जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो देर तक बोल रहा है, या किसी को बुलाना हो, जोर से चिल्ला के बुलाते, दूर रहता है वो, तो उसमें पुलुप्त स्वर। जैसे ओम, ओम, ज़्यादा 3 गुना समय लग रहा है, ज़्यादा ही लग रहा है। यहाँ ओ उच्चारण देर तक किया जा रहा है, ओम, तो इसलिए कौन सा स्वर है? यहाँ पर पुलुप्त स्वर है। इसी प्रकार हेम, ओ, रमेश और हे भगवान, ऐसे होता है ना। हम हिंदी में इसका प्रचलन समाप्त अब हिंदी में इसका प्रचलन समाप्त हो चुका है, लेकिन इसमें अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं हो रहा, नहीं प्रचलन में है। ठीक है, ये था स्वर के भेद। इन प्रकार 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और पुलुप्त। पढ़ लिया आप लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप लोग सारा दोहरा लीजिएगा, और जिसको भी जहाँ भी मैंने इम्पोर्टेंस बोला है, जिस टॉपिक को, जिस लाइन को, उसको आप लोग 2 नहीं 4 बार नहीं 10 बार दोहराइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।